इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 में जो पाइथन का पेपर हुआ था जिसका मॉड्यूल कोड है M3R5 उसका पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ट्रू फॉल्स और MCQs को कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करेंगे, क्योंकि जो ये आपके MCQs हैं इसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, एक वेरिएबल है a और इसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन की गई है एंड दैट इज मीट मी आफ्टर पार्टी। ठीक है, तो वेरिएबल a के पास क्या है, ये स्ट्रिंग है। देन इसके बाद वेरिएबल b है जिसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एंड दैट इज 13 इसको असाइन किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है प्रिंट a प्लस b। तो आपको बताना है कि इस पूरे कोड का आउटपुट क्या आएगा, 29, 14, एरर इन कोड या फिर 15। तो समझिएगा ध्यान से, जो ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रिंट के बाद में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है। तो सबसे पहली एरर ये है कि जो प्रिंट मेथड है इसमें पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया गया है। हालांकि इन्होंने जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ये पाइथन 2 पर बेस्ड है, जबकि जो पाइथन 3 है उसमें बोला गया है कि प्रिंट मेथड के साथ में आपको पैरेंथेसिस लगाना ही होगा। तो इस केस में सबसे पहली एरर आती है यहाँ पर कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं यूज़ किया गया है। देन इसके बाद इसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है a प्लस बी। ए में क्या है, ए में एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, जबकि जो b है उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इस केस में आप स्ट्रिंग के साथ में इंटीजर कंकैटिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगी एरर, क्योंकि आप स्ट्रिंग में इंटीजर को कंकैटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम में 2 एरर हैं, तो इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर होगा एंड दैट इज एरर इन कोड। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, एरर इन कोड इज द करेक्ट आंसर। इसको करते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास एक वेरिएबल है a एंड इसके अंदर हमने असाइन कर दिया है एक स्ट्रिंग मीट मी आफ्टर पार्टी। ओके, एंड एक अन्य वेरिएबल है जिसका नाम है b। इस b के पास है 13। इसके बाद हमने यहाँ से प्रिंट किया a प्लस बी। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एरर आएगा कि भाई साहब आपने प्रिंट मेथड, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर बोला गया है मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट a प्लस बी। क्योंकि आपने यहाँ पर प्रिंट मेथड के साथ में कर्ली ब्रेक पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर जो पहली एरर है वो ये है कि आपने प्रिंट के साथ में स्मॉल ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं ब्रैकेट। अब देखते हैं क्या होगा। फिर भी आपके सामने एरर आएगी और वो आएगी टाइप एरर, कि भाई साहब आप इंटीजर में स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में आने वाली है टाइप एरर। तो इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एरर इन कोड। क्या होगा, एरर इन कोड। तो 1.1 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट 1.2, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। कि जो ये आप लोगों को कोड दिया गया है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है क्लास, एक बनाई गई है क्लास जिसका नाम है ACC। ध्यान दीजिए, जो क्लास का नाम होता है नाम का पहला लेटर अपर केस में होता है। तो जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ACC, ये क्या है, ये क्लास का नाम है। बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। तो और ये जो आपका क्वेश्चन है ये ऊप्स कॉन्सेप्ट से संबंधित है, फिर भी मैं आप लोगों को इसे डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ। तो एक क्लास है जिसका नाम है ACC और इस क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है डिफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर एंड पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर सेल्फ है और एक आईडी, 2 पैरामीटर पास किए गए हैं। और इसी फंक्शन का की जो बॉडी है इसके अंदर 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है सेल्फ डॉट ID इक्वल ID एंड ID इक्वल 555। एंड ध्यान दीजिए, जो ये 2 स्टेटमेंट हैं ये इसकी बॉडी के अंदर हैं, जबकि ये पूरा का पूरा जो ये आप ये देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है ये इस क्लास के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नाइलिट है जिसने ये पेपर बनाया है
उन्होंने बहुत इसमें गलती की है। गलती ये है कि इन्होंने आउटपुट वाले प्रोग्राम में इंडेंट का ध्यान ज़रा सा भी नहीं दिया है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी इंडेंट नहीं है, तो अगर आप देखें तो वैसे ही इसमें पूरी की पूरी एरर है। बट यहाँ पर जहाँ से इन्होंने इस क्वेश्चन को लिया है उस पे 111 आंसर दिया गया है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 111 को ही टिक करेंगे, एरर इन कोड नहीं करेंगे। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये आपको कोड दिया गया है, इस कोड में कई सारी एरर हैं, और वो एरर हैं इंडेंट को लेकर कि यहाँ पर इंडेंट नहीं दिया गया है। इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास डिफाइन की, तो क्लास का नाम है ACC, एंड इसकी बॉडी के अंदर हमने एक बनाया मेथड, एंड मेथड जो है वो आपका एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पर लिखा इनिट, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद हमने इसके पैरेंथेसिस के अंदर 2 पैरामीटर एंड दैट इज सेल्फ एंड ID पास किया। एंड इस मेथड की बॉडी के अंदर हमने सेल्फ पैरामीटर की हेल्प से ID के अंदर ID की वैल्यू को असाइन किया। आफ्टर दैट हमने ID की वैल्यू 555 डिक्लेयर कर दी। एंड आफ्टर दैट हमने इस क्लास जो कि ACC क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ऑब्जेक्ट का नाम है ACC, एंड हमने यहाँ पर जो ये क्लास है ACC, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इस क्लास में हमने 111 इस वैल्यू को पास कर दिया। एंड आफ्टर दैट हमने प्रिंट की हेल्प से और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ID की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने 111 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये आपको यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम, ये आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट को लेकर है, ऊप्स कॉन्सेप्ट से संबंधित है। और आप यहाँ पर देखिए जो प्रोग्राम है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, और इन्होंने जो प्रोग्राम दिया है उसमें इंडेंट का जरा सा भी ख्याल नहीं किया है। तो इस वजह से हम लोग इस कोड को एरर इन कोड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने जहाँ से इस क्वेश्चन को लिया है वो काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन है ये पाइथन 2 से संबंधित है। क्योंकि पाइथन 3 में प्रिंट मेथड के साथ में पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, जबकि यहाँ पर acc.id जब ID की वैल्यू को एक्सेस किया गया है तो यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया गया है। चूँकि जहाँ से इन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया है वहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 111, तो इस केस में हम लोग 1.2 में ऑप्शन नंबर A टिक करेंगे, एरर इन कोड टिक नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A 111। नेक्स्ट 1.3, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनवैलिड वेरिएबल है। तो माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 बिल्कुल सही है, FOO बिल्कुल सही है, अंडरस्कोर बिल्कुल सही है, लेकिन जो वेरिएबल नेम होता है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, जबकि यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है वेरिएबल उसकी स्टार्टिंग एक नंबर से हो रही है। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर D पे दिया गया है वेरिएबल वो एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। इसके अलावा जो वेरिएबल नाम होता है उसमें कभी भी स्पेस नहीं हो सकता। तो ये 2 मेन रूल होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1.3 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर D के साथ। नेक्स्ट 1.4, ये भी आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। x इक्वल ABCD, यानी कि एक लिस्ट है जिसका नाम है x, इसके पास 2 आइटम है जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं, एक है AB और एक है CD। फिर यहाँ पर लूप लगाया गया है फॉर I इन x। तो इस केस में आप जानते हैं कि जो फॉर लूप है वो चलता है कलेक्शन के लिए, वहीं वाइल लूप चलता है कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर जो फॉर लूप है ये इस कलेक्शन के लिए चलेगा। इस कलेक्शन में, इस सीक्वेंस में जितने भी आइटम होंगे उतनी बार ये लूप इटरेट होगा। चूँकि यहाँ पर 2 दिए गए हैं आइटम, तो इस केस में जो लूप है ये 2 बार चलेगा। तो फॉर I इन x में सबसे पहले जो आइटम है वो क्या है, AB। तो जो AB है ये आपका आ जाएगा I के पास, एंड यहाँ पर लिखा गया है I डॉट अपर मैथड कि जो भी I में कंटेंट आया है उसे आप अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए जो ये अपर मेथड है ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में कलाकारी नहीं करता है, बल्कि ये जो आपने स्ट्रिंग पास की है उस स्ट्रिंग का जो भी रिजल्ट होगा उसे एक नए वेरिएबल में असाइन करता है।
चूँकि यहाँ पर इस मेथड के आगे, इस स्टेटमेंट के आगे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है, तो इस केस में जो ए बी था वो स्मॉल लेटर में ही रहेगा। देन इसके बाद प्रिंट एक्स, यहाँ पर एक्स को प्रिंट किया गया है और जो ये आपका एक्स है ये एक लिस्ट है, तो इस केस में यहाँ पर लिस्ट के जो भी आइटम्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे और यहाँ से ए बी कॉमा सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी जो प्रोग्राम दिया गया है नेलिट के द्वारा, इसमें भी एरर है। एरर क्या है? क्योंकि जो ये आपका स्टेटमेंट है आई इन अपर, ये आएगा इस बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर, और जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपका स्टार्टिंग से ही रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए बी कॉमा सी डी। मैं बताता हूँ कि जो ये प्रोग्राम है ये कैसा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बनाया कुछ इस टाइप से, लिखा हमने x इक्वल एक लिस्ट है और इसमें दो आइटम है, एक है ए बी एंड इसके बाद एक है सी डी। ब्रैकेट ओपन हमने कर दिया, फिर फॉर आई इन, फिर हमने यहाँ पर लिखा x एंड इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर आई डॉट अपर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड इसके बाद जो प्रिंट है वो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका देखेंगे आउटपुट तो आपको मिलेगा ए बी कॉमा सी डी। ठीक है, तो जो प्रोग्राम है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाना चाहिए था क्वेश्चन पेपर में। इससे घाटा किसका होता है? घाटा होता है स्टूडेंट का, वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है, कहाँ पे इंडेंट स्टार्ट हुआ है और कौन सा स्टेटमेंट किस की बॉडी का है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1.4। तो 1.4 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट 1.5, यहाँ पर एक वेरिएबल है a जिसके पास है 2, एक वेरिएबल b है जिसके पास है 3.77 जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। इसके बाद एक वेरिएबल c है जिसमें -8 असाइन किया गया है। तो ये तीन वेरिएबल हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक लिखा गया है फॉर्मेटिंग स्टेटमेंट कि एक वेरिएबल है स्ट्रिंग 1, इस स्ट्रिंग को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो str1 इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि जो ये आपको यहाँ पर एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया गया है इसका क्या रोल है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर के अंदर जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है 0:4f। क्या है? 0:4f। और इस स्टेटमेंट में भी गलती की गई है। चलिए गलती क्या है आपको बताते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को टाइप करता हूँ पाइथन IDLE पर तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वेरिएबल a है जिसके अंदर 2 है, वेरिएबल b है जिसके पास स्ट्रिंग टाइप में 3.77 है, एंड इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा c इक्वल -8 एंड str1 इक्वल प्लेस होल्डर 0:4f। ठीक है, इसके बाद 0:3d। अब ये क्या है, d क्या होता है, f क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिर हमने यहाँ पर लिखा कुछ इस टाइप से और इसके अंदर 1 है, कॉलन डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर a, b, c। ठीक है, और कुछ ठीक, एंड इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है str1 की वो प्रिंट कराई गई है। तो हमने लिखा यहाँ पर str1। अगर मैं इसको करता हूँ रन तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको मिलता है आउटपुट में कुछ इस टाइप से 2.00002 -8 3.77। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपके सामने आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट इनमें से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ समझ में आती है कि जो आउटपुट है जो लास्ट में वो तो सेम ही आएगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्यों टिक कर रहे हैं? हालांकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर तब होता जब यहाँ पर कुछ लिखा जाता इस टाइप से 0:4। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक की वैल्यू को प्रिंट करिए। अगर मैं इसको करता हूँ रन तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने जो पहले ऑप्शन में आंसर दिया गया है वो आपको मिल चुका है आउटपुट के रूप में।
तो इस केस में जो एक क्वेश्चन है इसमें भी एरर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है, ऑप्शन गलत होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब वहाँ पर होगा 0:0.4f, तब जाकर पहला वाला ऑप्शन मैच होगा। तो इस केस में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने 0.4f नहीं लिखा है, चूँकि हम लोग इसको करने वाले हैं 1.5 में ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग 1.5 में ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 2.00002 -8 3.77। अब बात ये आती है कि इसका आउटपुट ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए। चलिए देखते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ से जूम। ओके, ठीक। तो एक वेरिएबल है जिसके पास इंट टाइप की वैल्यू है, एक वेरिएबल बी है जिसके पास फ्लोट टाइप की वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, एक वेरिएबल सी है जिसमें -8 ये वैल्यू स्टोर है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मेट की हेल्प से वैल्यूज़ को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि जीरो इंडेक्स, ध्यान समझिएगा, जो ये आपका फॉर्मेट मेथड है, इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल पास किए हैं। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, जो कि एक टपल की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल ए है इसका इंडेक्स होगा 0, बी का इंडेक्स होगा 1, सी का इंडेक्स होगा 2। बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि आपको इस प्लेस होल्डर के स्थान पर जिसका इंडेक्स 0 है उसकी वैल्यू को प्रिंट कीजिए। अच्छा, किसका इंडेक्स 0 है? तो आपका आंसर आएगा कि ए का इंडेक्स 0 है। ए में क्या है? ए में है 2, तो इस केस में यहाँ से 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है कॉलन, और कॉलन के बाद लिखा गया है 0.4f। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस इंडेक्स पे, इस 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस वैल्यू में पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक की फ्लोट नंबर प्रिंट कीजिए। तो इस केस में चूँकि जो 2 है ये इंटीजर टाइप का है, तो हमें यहाँ पर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि f का मतलब होता है फ्लोट। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 पॉइंट। अब चूँकि यहाँ पर बोला गया है पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो इस केस में यहाँ पर पॉइंट के बाद में 4 बार 0 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 4 बार 0 आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ये पॉइंट ना लगा होता तो इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दशमलव के बाद में 6 0 प्रिंट होते, क्योंकि जो फ्लोट है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिसीजन होता है डेसिमल के बाद वो होता है 6 डिजिट। तो अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा होगा तो जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप से आएगा, इस प्लेस होल्डर का, ठीक है। तो आपने सीखा कि यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2.0000, ठीक है। आफ्टर दैट फिर जो अगला प्लेस होल्डर है यहाँ पर लिखा गया है 0:3d। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कीजिए। तो 0 इंडेक्स किसका है? वेरिएबल ए का, और वेरिएबल ए में वैल्यू क्या है? आपका आंसर आएगा 2। तो इस केस में यहाँ से भी 2 प्रिंट हो जाएगा। चूँकि जो डी है ये डिनोट करता है इंटीजर को, तो यहाँ पर 2 ही प्रिंट होगा, ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं नेक्स्ट प्लेस होल्डर पे, और यहाँ पर बोला गया है कि इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कीजिए। तो इंडेक्स 2 किसका है? इंडेक्स 2 है सी का। तो सी में वैल्यू क्या है? सी में वैल्यू है -8। तो इस वजह से यहाँ से जो प्रिंट हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा -8, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर है 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स किसका है? आपका आंसर आएगा बी का, और बी में वैल्यू क्या है? 3.77। तो यहाँ से 3.77 प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में जो ये आपका आंसर आ रहा है वो थोड़ा कम मैच ऑप्शन नंबर ए से कर रहा है। तो इस केस में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो 1.5 में जाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही होता है जो मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराएँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आता है 1.6। तो यहाँ पर भी आप लोगों को छोटा सा कोड दिया गया है। एक फंक्शन है जिसका नाम है GFG, और ये 2 पैरामीटर वाला है। एक है आपका x और दूसरा है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। फिर इसी मेथड के अंदर इसके स्टेटमेंट लिखे गए हैं। फॉर i इन रेंज ब्रैकेट के अंदर x एंड l.append i into i, देन आफ्टर दैट यहाँ पे प्रिंट l करना है, और यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है। आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पर जो इंडेंट है उसका ख्याल नहीं रखा गया है। तो हम चलते हैं पाइथन आइडियली पे और इस प्रोग्राम को टाइप करते हैं। तो ये रहा अपना प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर लिखा, एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ कीवर्ड की हेल्प से, GFG एंड ब्रैकेट के अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए, x, L। L क्या है? लिस्ट है जो कि एम्प्टी है और ये आपका एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। इसके बाद हमने इसकी बॉडी के अंदर लिखा एक लूप फॉर i इन रेंज और ब्रैकेट के अंदर हमने x पास कर दिया, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर हमने लिखा l.append कि जो लिस्ट है उसमें आप इन आइटम्स को अपेंड करिए, इन आइटम्स को ऐड करिए। अगर आपने मेरा लिस्ट वाला वीडियो देखा होगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को वहाँ पर अपेंड क्या होता है, काम कैसे करता है, ये सब मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, क्या प्रिंट कर दिया है हमने यहाँ पर l, और जो ये आपका l है यहाँ पर ना आकर ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो GFG और यहाँ से पास किया गया है 2। इसको करते हैं हम जूम, पहले इसको करते हैं रन, देन आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए आंसर के रूप में आ चुका है 0,1। अब ये कैसे आया आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन को कॉल किया गया और फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पास की गई, एक आर्गुमेंट पास किया गया। तो जो ये आपका 2 है ये जाएगा x के अंदर, तो इस केस में जो x है इसमें आ चुका है 2। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो ये मेथड है ये तो 2 पैरामीटर वाला है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पास किया गया है, तो इस केस में यहाँ पे आनी चाहिए थी एरर, लेकिन एरर क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है वो एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। अगर आप इसकी वैल्यू पास करेंगे तो L के अंदर आ जाएगी, अगर आप नहीं पास करेंगे तो जो L की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर जो L है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की गई है एम्प्टी लिस्ट, तो इस केस में इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो x में आ चुका है 2। देन इसके बाद जो कंट्रोल है यहाँ पर आएगा, उसने देखा फॉर i इन रेंज ब्रैकेट के अंदर x, तो इस केस में x के पास कितना है? 2 है। तो यहाँ पर जो लूप है ये चलेगा 0 से 1, क्योंकि जो रेंज मेथड है उसकी जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम बार तक की लूप चलता है। तो इस केस में जो ये लूप है ये पहले चलेगा 0 के लिए, फिर चलेगा 1 के लिए। तो जब ये 0 के लिए चलेगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, उसने देखा l.append i की वैल्यू, तो सबसे पहले जो ये रेंज मेथड है ये रिटर्न करेगा 0, तो जो 0 है वो आ जाएगा i के अंदर। देन यहाँ पर बोला गया है i इंटू आई, आई में कितना है? 0, तो 0 का मल्टीप्लाई आप जब आप 0 से करेंगे तो उस केस में 0 का मल्टीप्लाई 0 से करने आपको मिलता है 0। तो इस केस में जो 0 है ये इस लिस्ट में अपेंड कर दिया जाएगा। चूँकि जो ये लिस्ट थी ये बिल्कुल एम्प्टी थी और जो लिस्ट होती है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, तो इस केस में जो L है इसके अंदर आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा, L इक्वल ब्रैकेट के अंदर 0 और कॉमा, ठीक है। देन इसके बाद लूप चलेगा दोबारा और इस बार i के पास आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 1, तो जो 1 है वो इस लिस्ट में अपेंड कर दिया जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। देन इसके बाद चूँकि L जो लिस्ट होती है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इस केस में जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसमें ये सारे के सारे चेंजेस परफॉर्म होंगे और यहाँ से जो आपका लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी कुछ इस टाइप से, यानी कि जो आपका आउटपुट आएगा यहाँ से इस लाइन से वो आ जाएगा 0,1। तो इस केस में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, तो 1.6 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 1.7, तो 1.7 को थोड़ा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि एक टपल है जिसके पास 4 एलिमेंट हैं 1, 2, 4, 3। तो आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो यहाँ पर बोला गया है प्रिंट T3, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि आप टपल के थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है बताइए, आपको इसका आंसर करना है कमेंट कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ T और इंडेक्स पास करता हूँ थर्ड एलिमेंट का तो इस केस में क्या प्रिंट होगा। तो जो ये आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा गया है T इंडेक्स ऑफ 3 इक्वल 45, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेंज किया जा रहा है 45 से रिप्लेस किया जा रहा है।
और आप जानते हैं कि जो टपल है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं और आप यहाँ पर चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर बी है ये एक इनवैलिड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हालांकि अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका लेन मेथड है उसको हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से, स्मॉल एल होता है ना कि कैपिटल एल। तो इस स्टेटमेंट में भी गलती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1.7 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 1.8। दो यहाँ पर दिए गए हैं कोड। पहला है T1, एक टपल है जिसके पास 4 एलिमेंट हैं 1, 2, 4, 3। एक अदर एलिमेंट है एंड दैट इज 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पर लिखा जाए T1 इज लेस देन T2 तो इसका क्या आंसर आएगा? तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आएगा? ध्यान दीजिए, जो आपका लिस्ट है अगर आप लिस्ट में कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले क्या एक छोटा है एक से? तो मालूम पड़ा नहीं। क्या 2 छोटा है 2 से? तो मालूम पड़ा नहीं, बराबर है। क्या 4 छोटा है 3 से? तो मालूम पड़ा नहीं भैया, 4 बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पर लिखा होता T1 इज ग्रेटर देन T2 तो इस केस में आपको मिलता ट्रू। इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो चलते हैं हम लोग इंटरेक्टिव मोड में और यहाँ पर करते हैं कुछ इस टाइप से। तो एक टपल है जिसका नाम है T1 और इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं 1, 2, 4, 3 एंड आफ्टर दैट एक वेरिएबल है T2 एंड इसके पास 4 आइटम हैं 1, 2, 3, 4। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ T1 इज लेस देन T2 तो आप देखेंगे कि प्रिंट होगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ T1 इज ग्रेटर देन T2 तो आपको मिलेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि जो T1 है इसमें जो आपका थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू 4 है जबकि इसमें 3 है। तो जो 4 है वो 3 से बड़ा होता है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों को इस केस में मिलेगा ट्रू। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है T1 इज लेस देन T2 तो इस केस में आपको मिलने वाला है फॉल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। तो 1.8 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 1.9। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है। रिकर्सन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन का एक बेस केस अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यदि बेस केस का उल्लेख उपयुक्त रूप में ना किया गया हो तो असीम रिकर्सन हो सकता है, यानी कि एक ऐसा रिकर्सन जो कि इन्फिनाइट होगा, बिल्कुल सही है। एक रिकर्सिव फंक्शन कोड को समझने में आसान बनाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू अवश्य होनी चाहिए, तो ये गलत है। मैंडेटरी नहीं है कि रिकर्सिव फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू भी होनी चाहिए। तो 1.9 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है 1.10। सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन टूल्स इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है। देन इसके बाद एक लिस्ट क्रिएट की गई है जिसमें 5 आइटम हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एक स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, जो ये फंक्शन मॉड्यूल है, जो ये फंक्शन टूल्स मॉड्यूल है, ये फंक्शंस के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बनाया फंक्शन लैम्डा फंक्शन। ये 2 पैरामीटर वाला है, एक है x एक है y एंड इसके बाद लगी है कंडीशन कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो x असाइन हो जाए, अगर y बड़ा है तो आपका आ जाए y। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर दी कंडीशन कि अगर x y से बड़ा है तो असाइन होना चाहिए x, अगर x छोटा है y से तो इस केस में आना चाहिए y। एंड यहाँ पर लिस्ट पास कर दी गई है कि आपको इससे एलिमेंट उठाकर लाने हैं। तो यहाँ पर जो रिड्यूस फंक्शन है ये क्या करता है, ये जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको होल्ड करने का काम करता है। तो बेसिकली जो ये आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन की हेल्प से आप मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा है और हमने इसको लिस्ट को पास कर दिया है। तो इस केस में यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट डी में आपका आ जाएगा 5। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही तो मैं इस क्वेश्चन को
जब मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराऊंगा तो उसमें और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर यहाँ पर लिखा गया होता x इज लेस देन y, तो इस केस में आपको मिलता सबसे छोटा नंबर एंड दैट इज 1, तो इस केस में आपका आता 1। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है x इज ग्रेटर देन y, तो इस केस में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है एंड दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो जो ट्रू फॉल्स में पहला है एंड दैट इज पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज़ डिजाइंड टू बी हाईली अनरीडेबल। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो ये आपका स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है अनरीडेबल, ये गलत है। क्योंकि जो पाइथन है ये एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और ये काफ़ी ज़्यादा रीडेबल होती है। जो इसका कोड होता है वो रीडेबल होता है, ना कि अनरीडेबल। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है अनरीडेबल, इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ABC, मॉड्यूला 3, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक एंड यूनिक्स सेल एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही है। जो पाइथन है ये आपकी ABC, मॉड्यूला 3, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक्स और भी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज हैं जिसकी हेल्प से पाइथन को डिराइव किया गया है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, इन पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड वेरियस बाय द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व्ड आर नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो बिल्कुल सही है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आप एक से अधिक फंक्शन को एक ऑपरेटर को असाइन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लस ऑपरेटर है ये दो इंटीजर को आपस में जोड़ता है और स्ट्रिंग के साथ में उनको कनकैटिनेट करता है। तो इस केस में ऑपरेटर एक ही है लेकिन उसके फंक्शन कई सारे हैं। वो इंटीजर क्लास के साथ भी काम करता है और वो स्ट्रिंग क्लास के साथ में भी काम करता है, तो इस वजह से उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये क्या हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, टू एक्सेस वैल्यूज इन टपल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर स्लाइसिंग अलॉन्ग विद द इंडेक्स आर इंडिसेस टू ऑब्टेन वैल्यू अवेलेबल एट दैट इंडेक्स। तो बिल्कुल सही है। आप टपल की वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से स्लाइस कर सकते हैं या फिर इंडेक्स के थ्रू भी स्लाइस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट एंड दैट इज 2.5, द पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस इंटरफेसेस इज द पाइथन SB API। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो पाइथन का स्टैंडर्ड है डेटाबेस इंटरफेस के लिए वो होता है DB API, ना कि SB API। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है SB API, तो इस वजह से ये हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पर लिखा गया होता DB API तो ये आपका सही होता है। अब बात ये आती है कि जो DB API है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो DB API का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इफ अ कनेक्शन इज established with the data source then a connection object is returned। तो बिल्कुल सही है। जब भी आप लोग पाइथन को एज अ बैक एंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं और डेटाबेस के साथ में काम करते हैं, तो उस केस में जब भी आप लोग डेटा सोर्स के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है तो उस केस में जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो जाती है नन। तो इस केस में जो ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, जो DB है DB का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट 2.7, द टेल मेथड टेल्स यू द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। तो बिल्कुल सही है। जब भी आप लोग फाइल के साथ में काम कर रहे होते हैं उस केस में अगर आप टेल मेथड का यूज़ करेंगे तो जो टेल मेथड है वो फाइल में करंट में जो कर्सर है कंट्रोल है वो कहाँ पर है उसकी लोकेशन को रिटर्न करता है। तो ये बिल्कुल सही है। जबकि जो सीक मेथड है उसकी हेल्प से आप फाइल में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो 2.7 भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट्स इज पॉसिबल। तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो टपल है
ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि आप इसकी वैल्यू को एक बार असाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू को भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फॉल्स। तो 2.8 में आप टिक करेंगे फॉल्स। अगर आपको टपल पूरा का पूरा टपल डिलीट करना है तो उसके लिए आप लोग डिल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर बोला गया था इंडिविजुअल टपल एलिमेंट, कि आपको पूरा का पूरा टपल डिलीट नहीं करना है बल्कि टपल के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 2.9, द फर्स्ट मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर parenthesis is a special method which is called class constructor or initialization method that Python calls when you create a new instance of this class। तो बिल्कुल सही है। जो ये आपका इनिट मेथड है ये आपका एक स्पेशल मेथड है जिसे हम लोग क्लास कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और ये मेथड, इस मेथड को आपको कॉल नहीं करना होता है जब भी आप लोग उस क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 2.10, व्हेन अ पाइथन स्क्रिप्ट रेज एन एक्सेप्शन इट मस्ट आइदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली अदरवाइज इट टर्मिनेट्स एंड क्विट्स। तो बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए आपने कोई पाइथन प्रोग्राम लिखा और उसमें कुछ ऐसी एरर आ गई जिसने प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दिया। कहने का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझाइए। तो हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक बनाया प्रोग्राम जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है ए जिसके अंदर कोई वैल्यू है मान लीजिए 5, इसके बाद एक अन्य वेरिएबल है एंड दैट इज बी, इसके पास है 0। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए डिवाइड बाई बी, तो बताइए यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा। अगर आपने कहा है इन्फिनाइट तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो पाइथन है इसमें आप इस प्रकार का जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर सकते हैं। कैसी? कि अगर आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपको मिलने वाली है एरर, और वो एरर कैसी रहेगी, तो वो रहेगी ज़ीरो डिवीज़न एरर। करते हैं इसको रन ताकि आप लोगों को वाकई में भरोसा हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है ज़ीरो डिवीज़न एरर, कि भाई साहब आप नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जो ये आपका प्रोग्राम है ये कंप्लीट तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब बात ये आती है कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं। तो मैं आप क्या करता हूँ, मैं इसी के आगे 2-3 स्टेटमेंट और लिखता हूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट के आगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपना नाम, ठीक है। और इसके आगे हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट कर दीजिए आप 5, सॉरी प्रिंट कर दीजिए आप 5 + 6। तो अगर ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, इसका भी कुछ आउटपुट आएगा, इसका भी कुछ आउटपुट आएगा और इसका भी कुछ आउटपुट आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज होगी। तो उस केस में जो प्रोग्राम है वो यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आइए चेक करते हैं प्रैक्टिकली। तो आप यहाँ पर देखिए उसने तुरंत का तुरंत जहाँ उसको मिली एरर उसने तुरंत एक्सेप्शन एरेज कर दिया और वहीं से जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। आप चाहते हैं कि अगर पाइथन में कोई एक्सेप्शन एरर रेज होती है उसे आप हैंडल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम हो वो बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, अगर कोई एरर आती है तो उसको भी हैंडल कर लिया जाए। तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के मेथड हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो एरर है उसको हैंडल करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट इसका यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमको लगता है, मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, मुझे लग रहा है कि जो ये पार्ट है यहाँ पर एरर आ सकती है, क्योंकि जो यूज़र हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ नॉटी टाइप के भी होते हैं। तो हो सकता है कि जो बी की वैल्यू है वो 0 पास कर दें। तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है। तो हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे कोड को ट्राई के अंदर डाल दिया कि इंटरप्रेटर जी आप इस कोड को ट्राई कीजिए, अगर ये सॉल्व हो जाता है तो ठीक, अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उस केस में आप एरर ना दीजिएगा, आप तुरंत जाइए किसके पास, आप जाइए एक्सेप्ट के साथ और वहाँ से उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दीजिए जो हमने वहाँ पर लिखा है। तो हमने इस कोड को डाल दिया है ट्राई के अंदर, जिसमें मुझे डाउट था कि यहाँ पर एरर आ सकती है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट और हमने इसके अंदर एक लिख दिया स्टेटमेंट की प्रिंट कि भाई साहब यहाँ पर एरर आ गई है। आप जो चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एरर।
तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि इस बार जो आपका प्रोग्राम है बिल्कुल सही तरीके से टर्मिनेट होगा। आप देखिए यहाँ पर हमने 0 से डिवाइड फिर से किया है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन रेज़ नहीं हुई, उसको हमने हैंडल कर लिया। तो आप यहाँ पर देखिए एरर थी, इस वजह से यहाँ पर एरर प्रिंट हो गया है और उसके आगे के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गए हैं। क्या होता अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू एक सही दे दूँ, यानी कि 0 ना दूँ? तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पास कर दिया है 2.5। तो इस केस में चूंकि एक नंबर इंटीजर है, एक नंबर फ्लोट है, तो इस केस में यहाँ पर कोई एरर रेज नहीं होगी और इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर एरर आएगी तो भी आपका प्रोग्राम सही तरीके से पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट शो होगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि जो भी आपके प्रोग्राम में आने वाली एरर्स हैं, और जो एरर्स हैं ये भी कई टाइप की होती हैं, सिंटैक्स एरर, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की एरर्स हैं जो कि पाइथन में एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये एक्सेप्शन क्या होती है और इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो बिल्कुल सही है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जब भी आप कोई पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन रेज होती है तो उस केस में ये ज़रूरी होता है कि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करें। अदरवाइज़ जो आपका प्रोग्राम है वो तुरंत का तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा और आपके सामने जो आउटपुट है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो 2.10 है ये भी ट्रू हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको जो ये क्वेश्चंस है जो मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड किए हैं समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है जो आपके लिए हेल्पफुल था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही होता है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊं। नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वीडियो को 10 मिनट में भी समाप्त कर सकता हूँ, बता दूँ कि इसमें ये आएगा, ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बट मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, आपने हमारे काम को लाइक ज़रूर किया होगा। देन आता है मैचिंग। तो मैचिंग को थोड़ा-सा हमें इसको ज़ूम आउट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को सभी ऑप्शन शो हों। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है 3.1, एरर डज़ नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। एक ऐसी मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो इंटरप्रेटर है वो आपकी सिंटैक्स एरर चेक करेगा। अगर सिंटैक्स एरर से पास हो जाता है एंड उसके बाद रन टाइम में कोई एरर आती है तो उस केस में आपको मिलती है रन टाइम एरर। तो ऐसी एरर जो कि किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आती है तो उस वो आपका आता है रन टाइम एरर में। तो 3.1 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एफ के साथ में। नेक्स्ट, द आर्गुमेंट्स हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड। अगर मान लीजिए आपने कोई आर्गुमेंट पास किया है जो कि इनवैलिड वैल्यू है तो उस केस में आपको मिलने वाली है वैल्यू एरर। तो 3.2 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। अगर आप किसी फाइल को रीडिंग और राइटिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं लेकिन जो फाइल है वो एक बाइनरी फाइल है तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा RB+। तो 3.3 में जाएंगे आप ऑप्शन नंबर ई के साथ। नेक्स्ट, फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द कीवर्ड। तो जब भी आप लोग फंक्शन का ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो उस केस में डिफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो 3.4 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एच के साथ में। ओके। नेक्स्ट, नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट। तो आप जानते हैं कि जो भी आपका लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, पाइथन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के इंडेक्स की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो उस केस में आपको माइनस वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हम लोग 3.5 में टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एम एंड दैट इज एल इंडेक्स ऑफ -1। नेक्स्ट, मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो वो कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम जिस करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए आपके पास मेथड है एंड दैट इज गेट CWD। अब बात ये आती है कि सर ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अब चूंकि बात यहाँ पर आई है गेट CWD की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेथड है ये आपको मिलता है OS मॉड्यूल में। तो सबसे पहले अगर इस मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको आपके प्रोग्राम में OS मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, OS मॉड्यूल। ठीक है, तो हमने लिखा OS इंपोर्ट OS।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी हमें पाइथन में किसी प्रोग्राम को किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर आएगा कि हम लोग ओएस मॉड्यूल का यूज़ इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा इंपोर्ट ओएस। देन इसके बाद ओएस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है एंड दैट इज गेट CWD। तो गेट का मतलब तो समझ में आता है कि किसी चीज़ को गेट करना, बट ये CWD का मतलब क्या है? तो CWD का मतलब होता है करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो हमने लिखा गेट CWD एंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब चूंकि जो ये मेथड है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और जो रिटर्न करता है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है उस डायरेक्टरी का करंट पाथ। तो हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तो उसके लिए हमने बना लिया है एक वेरिएबल var नाम का। ठीक है, तो इस केस में गेट CW जो भी पाथ रिटर्न करेगा वो var नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रिंट कर देंगे क्या, var की वैल्यू। तो हमने लिखा प्रिंट एंड ब्रैकेट के अंदर var। इस प्रोग्राम को हमने रन कराया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। एंड दैट इज सबसे पहले लोकल डिस्क C, उसके अंदर यूज़र, फिर Win7, डेस्कटॉप एंड पाइथन प्रोग्राम। तो आप गिट CW की हेल्प से पाइथन में जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको आप प्रेजेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो 3.6 में जाएंगे आप ऑप्शन नंबर J के साथ में, तो 3.6 में आ जाएगा J। नेक्स्ट, द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन। तो जो आपका लोकल DST टाइम जोन है उसके लिए क्या ऑफसेट है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा टाइम, क्या है, टाइम मेथड है। एंड इसके बाद अल्ट जोन क्या है, इस टाइम मेथड का एट्रीब्यूट। तो आपको लिखना होगा टाइम डॉट अल्ट जोन। बेसिकली जो DST है इसका फुल फॉर्म होता है डे लाइट सेविंग टाइम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका फुल फॉर्म। तो 3.7 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, कन्वर्ट्स अ लिस्ट इनटू टपल। तो अगर आपके पास कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है या कोई सेट है, उसे टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन में आपको मिलता है टपल मेथड। वहीं अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है उसे आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं लिस्ट मेथड। चूँकि हमें टपल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर टपल मेथड का यूज़ करेंगे। तो 3.8 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर B के साथ में। नेक्स्ट, सोज करंट पोजीशन विद इन द फाइल। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी ट्रू फॉल्स में कराया है, तो इसके लिए आपके पास मेथड है एंड दैट इज टेल। तो 3.9 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, स्प्लिटली रिमूव एन इंटायर टपल। तो अगर टपल या फिर लिस्ट या फिर डिक्शनरी को डिलीट करना होता है तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं डेल कीवर्ड। तो 3.10 में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर I। तो ये आपके मैचिंग भी हो गए। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की, तो हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन टाइम मेथड 24 पैरेंथेसिस संदर्भ अधिक लोकल वेरिएबल सही गैदोवान रुसुम फंक्शन ऑब्जेक्ट्स कम गलत टिम बर्नर। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो हिंदी है कितनी शुद्ध है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग खासकर पार्ट 1 सॉल्व करें तो इंग्लिश को भी एक बार ज़रूर रीड करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन आ भी रहा होता है और आप उसमें गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी शुद्ध हिंदी लिखी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक मेथड, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिखे थोड़ा सा और। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले आपके पास एक मेथड है जो कि एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। तो एक R फंक्शन है और एक S फंक्शन जो कि दोनों ही लैम्डा टाइप के हैं। देन इसके बाद एक वेरिएबल है x जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 2, यानी कि प्रेजेंट टाइम में x के पास 2 है। ठीक है, देन कंट्रोल आता है यहाँ पर, उसने देखा कि जो आर लैम्डा फंक्शन है इसे कॉल किया गया है और आर्गुमेंट के रूप में x की वैल्यू पास की गई है। चूंकि प्रेजेंट टाइम में 2 x में कितना है, x में है 2, तो इस केस में जब r को कॉल किया जाएगा तो यहाँ से 2 वैल्यू पास की जाएगी। ठीक है, r आपका यहाँ पर है। देन जो ये आर्गुमेंट आपके होते हैं ये लैम्डा के जस्ट बगल में होते हैं, तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्यों, ये कहलाएगा इस लैम्डा फंक्शन का पैरामीटर। तो जो ये आपने 2 यहाँ से पास किया है
ये 2 जाएगा इस Q के स्थान पर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर Q के पास क्या आ चुका है 2। देन इसके बाद जो कॉलन के राइट साइड में पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन की डेफिनीशन। तो यहाँ पर बोला गया है Q इंटू 2, तो Q में क्या है, Q में है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 करने से क्या आएगा, तो 2 2 जा 4। तो इस केस में जो ये आपका लैम्डा फंक्शन है R वाला, ये रिटर्न करेगा 4। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो x है इसके अंदर आ जाएगा 4। तो प्रेजेंट टाइम में जो x है इसकी वैल्यू अब 2 नहीं है, क्या है, 4 है। ठीक है। देन इसके बाद जो कंट्रोल है यहाँ पर आएगा। उसने देखा कि यहाँ पर लिखा गया है x इक्वल एस ऑफ x, यानी कि यहाँ पर x वाले लैम्डा फंक्शन को कॉल किया गया है और गिफ्ट के रूप में यहाँ पर x की वैल्यू पास की गई है। बिल्कुल सही है। आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू है 4। तो इस केस में जब इसको कॉल किया जाएगा s वाले लैम्डा फंक्शन को, तो 4 पास किया जाएगा। तो जो आप 4 वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं, ये वैल्यू इस Q को असाइन हो जाएगी एंड इसके बाद जो भी टास्क हैं वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो वैल्यू Q में है आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। चूँकि प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू 4 थी और जो x की वैल्यू है ये Q में कॉपी हो गई थी, तो Q में क्या है, 4 है। तो 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12। तो इस केस में जो s लैम्डा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा 12। तो इस केस में जो x की वैल्यू है अब हो जाएगी 12। ठीक है। तो पहले 2 थी उसको ओवरराइट करके आ गया 4 एंड अब आ गया है प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू 12। देन इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा। उसने देखा x इक्वल और x, तो फिर से यहाँ पर r वाले लैम्डा फंक्शन को कॉल किया गया है और यहाँ से पास किया गया है x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, 12। तो इस केस में 12 आएगा Q में और यहाँ पर लिखा है Q इंटू 2, तो Q की वैल्यू है 12। 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24। तो जो ये मेथड है यहाँ से रिटर्न करेगा 24। तो जो x है इसके अंदर आ जाएगा 24, यानी कि प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू हो चुकी है 24। आपने यहाँ से x की वैल्यू को प्रिंट किया तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो इस प्रकार से जो ये आपको दिया गया था कोड प्रोग्राम, इसका आउटपुट आएगा 24। तो आपको देखना है कि 24 किस ऑप्शन में है, तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो 4.1 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी आपका एक आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, ठीक है, एक वेरिएबल है ए, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, एक वेरिएबल ए है जिसके पास है ट्रू, एक वेरिएबल बी है जिसके पास है फॉल्स, एक वेरिएबल सी है जिसके पास है फॉल्स। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो पाइथन है इसमें कीवर्ड कई सारे हैं, उनमें से जो सारे कीवर्ड हैं सारे के सारे कीवर्ड लोअर केस में हैं, लेकिन 3 कीवर्ड को छोड़कर, वो कौन कौन सा है, ट्रू, फॉल्स और नन। ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल लेटर है। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड हैं सभी के सभी स्मॉल लेटर में हैं। ठीक है। और एक बात कि जो ट्रू और फॉल्स होती है, अगर मैं लिखता हूँ TRUE, तो इस केस में ये एक बुलियन वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कुछ इस टाइप से जिसमें 2 कैपिटल है तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये एक बुलियन वैल्यू है। ठीक है। तो ए में क्या है, एक बुलियन वैल्यू है जो कि ट्रू है, बी में भी एक बुलियन वैल्यू जो कि फॉल्स है और सी में भी फॉल्स है। देन यहाँ पर लिखा गया है इफ़ ए और बी एंड सी, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर एक दिया गया है एक्सप्रेशन। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा एंड यहाँ से मिलता है ट्रू, तो उस केस में जो कंट्रोल है वो एफ वाली जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब बारी है कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ध्यान दीजिए, जो पाइथन है, पाइथन में एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी और से ज़्यादा होती है। तो इस केस में सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा, ना कि इस पोर्शन को, क्योंकि पाइथन में एंड बड़ा है और को छोटा माना गया है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर बी और सी के बीच में लगा हुआ है एंड, और आप जानते हैं कि एंड बोलता है कि अगर मेरे अड़ोसी और पड़ोसी दोनों ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू दूंगा, अगर फॉल्स होंगे तो मैं फॉल्स दूंगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो बी है बी के पास क्या है, फॉल्स, और जो सी है सी के पास क्या है, फॉल्स।
चूँकि दोनों के पास ही फॉल्स है तो इस केस में इस पूरे का जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा फॉल्स। तो जब इतना इवोल्यूट होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा फॉल्स। ठीक है, देन अब क्या होगा, ए और फॉल्स इन दोनों के बीच में एक्सप्रेशन को इवोल्यूट किया जाएगा। ए पे क्या है, ट्रू, तो इधर साइड में है ट्रू और इधर है फॉल्स। और जो और ऑपरेटर है वो बोलता है कि अगर मेरे अगल बगल में से कोई एक भी ट्रू है तो मैं आपको ट्रू दूंगा। अब चूंकि ए की वैल्यू ट्रू है और जो इसके बगल की वैल्यू है राइट साइड की वो फॉल्स है, लेकिन इनमें से कम एक वैल्यू ट्रू है, तो इस केस में जो इतना पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसका आउटपुट आएगा ट्रू, यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में एफ वाली जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में आपको टिक करना है 4.2 में क्या आएगा, ट्रू। और ट्रू कहाँ पे लिखा है, ट्रू का मतलब होता है सही, यानी कि आप 4.2 में टिक करेंगे ऑप्शन नंबर जी। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है 4.3 की। बोला गया है नॉन रिकर्सिव फंक्शन की तुलना में रिकर्सिव फंक्शन सामान्यतः मेमोरी स्थान लेते हैं। तो बिल्कुल सही है। अगर कोई फंक्शन है जो कि सिंपल फंक्शन है और कोई प्रोग्राम है जिसे आपने रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से किया है तो उस केस में रिकर्सिव फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तुलना में अधिक मेमोरी कंज्यूम करता है, अधिक मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो इस केस में 4.3 में आप टिक करेंगे अधिक, यानी कि मोर। 4 में आपका आ जाएगा, सॉरी जो आपका 4.3 है इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई अधिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर। ठीक है, नेक्स्ट 4.4 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा सृजित की गई थी। इसको देखना पड़ेगा इंग्लिश में क्या लिखा गया है, सृजित यानी कि डेवलप। अच्छा हाँ, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड बाई, तो जो पाइथन लैंग्वेज है इसे गीडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया था, क्रिएट किया गया था। आपको बताना है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो किसका सक्सीजर है। तो 4.4 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एच, गीडो वैन रॉसम। नेक्स्ट 4.5 पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल आर टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग। जो पाइथन है वो प्रोग्रामिंग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को फॉलो करता है, उसको कॉपी करता है, उसको सपोर्ट करता है। दैट इनकैप्सुलेट कोड, तो इस टेक्निक में जो कोड होता है उसको किसके अंदर इनकैप्सुलेट किया जाता है। तो आपका आंसर आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उसमें सब कुछ एवरीथिंग ऑब्जेक्ट ही होता है। तो 4.5 में आप टिक करेंगे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है 4.6 returns the current time instant a floating point number of seconds since the epoch। तो इसमें आपका आ जाएगा टाइम डॉट टाइम मेथड। तो 4.6 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट 4.7 ऑल पैरामीटर्स, जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाई। तो पाइथन लैंग्वेज में जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें आप आर्गुमेंट पास करते हैं, तो जो आप पास कर रहे हैं तो उस केस में एक्चुअल में पास क्या होता है, वैल्यू पास होती है या फिर उसका रेफरेंस। तो ध्यान दीजिए पाइथन में जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस केस में उसका जो रेफरेंस होता है वो पास होता है। तो 4.7 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ एंड दैट इज रेफरेंस। नेक्स्ट आता है 4.8 द कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं आप उसको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर एक्सेस कर सकते हैं जिस फंक्शन के अंदर उसे डिफाइन किया गया है, जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उसे आप किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो 4.8 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एफ, यानी कि लोकल वेरिएबल के साथ में। नेक्स्ट 4.9 द डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट आर द टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक लिस्ट। बिल्कुल सही है, टपल और लिस्ट में कई सारे डिफरेंस हैं, उनमें एक डिफरेंस ये भी है कि टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं जबकि लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो टपल के आइटम होते हैं
उसे हम लोग राउंड ब्रैकेट, जिसे हम लोग मोहब्बत से स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। वहीं जो लिस्ट के आइटम होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब कुछ लोग नए होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में अंतर क्या है, तो समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई टपल क्रिएट किया जिसका नाम है टी, और इसके मान लीजिए आइटम है कुछ इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5। तो इस केस में जो ये आपको टी दिख रहा है, टपल दिख रहा है, इसके जो आइटम्स हैं उसे आपने छोटे ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे टपल। वहीं अगर मैं करता हूँ कुछ इस टाइप से, हमने क्या किया, लिखा एल इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा 4, 8, 7, 5, तो इसको हम बोलेंगे लिस्ट। तो जो लिस्ट के आइटम हैं होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, वहीं जो टपल के आइटम होते हैं उसे हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है 4.10, पाइथन कन्वर्ट नंबर्स इंटरनली इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मिक्स्ड टाइप्स टू अ कॉमन टाइप फॉर एवोल्यूशन, बट समटाइम्स कोर्स अ नंबर स्पेक्ट्रली फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैरामीटर्स। अब देखिए क्या होता है कि जो पाइथन होता है वो इंटरनली एक प्रकार के डेटा टाइप को दूसरे प्रकार के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, बट कभी कभी हमें क्या करना होता है, खुद से उनकी वैल्यू को टाइप कास्ट करना होता है, तो उसके लिए आप ऑपरेटर या फिर फंक्शन पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर, अगर यहाँ पर लिखा होता रिक्वायरमेंट्स ऑफ उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो उस केस में आप यहाँ पर ऑपरेटर भी फिल कर सकते हैं। तो ऑपरेटर या फिर फंक्शन पैरामीटर्स में किसी एक की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें आप फिल करेंगे 4.10 में फंक्शन। कहाँ गया फंक्शन, ये रहा, ठीक है। तो साथियों लाभ जो आपका पार्ट 1 है वो आपने सॉल्व कर लिया है। देन हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ कि उसमें आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि राइट द बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिक स्टेप्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो आप लिखिए। तो ये आपका था 5 मार्क्स का। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर में, वही क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम पूछा गया है 5 नंबर में पार्ट 2 में, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि काम कैसे कर रहा है, तो आप इसको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो 5 नंबर आपने यहाँ से उठा लिए होंगे और 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स से। तो आप लोगों को टोटल इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे 6 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन। पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। गिव द टूल्स नेम दैट हेल्प टू फाइंड बग एंड परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस। तो ये आपका क्वेश्चन भी 5 नंबर का था। देन आता है 6, ध्यान दीजिए जो आपका पार्ट 2 है इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो जो 6 है इसमें बोला गया है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। तो जो रिकर्सन का प्रोग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर बार एग्जाम में आता है कि आपसे कहेगा कि रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन की हेल्प से आप किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करिए, या फिर आपसे बोल देगा कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखिए, या फिर आपसे बोल देगा कि जो कोई नंबर है उस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका आप सम फाइंड आउट करिए। तो ये 3 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हैं, रिकर्सन की हेल्प से अलग अलग एग्जाम्स में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं रिकर्सन की रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, डिफाइन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च विद पाइथन प्रोग्राम। तो जो ये आपका क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का है, जबकि इसके ऊपर वाला 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट, राइट कोड स्निप्ड इन पाइथन टू परफॉर्म एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में सीक्वेंस डेटा टाइप में। नेक्स्ट, हाउ विल यू क्रिएट अ पैकेज एंड इम्पोर्ट इट। आप कोई पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे और अपने प्रोग्राम में कैसे इम्पोर्ट करेंगे। एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो आपको एक इसके लिए प्रोग्राम का एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स लिस्ट स्लाइसिंग लिस्ट एक्सेसिंग मेथड्स। नेक्स्ट,
उपयुक्त आरेख की मदद से LEGB नियमों को और उनके महत्व को दर्शाइए, समझाइए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट पाइथन स्लाइस, राइट द सिंटेक्स ऑफ स्लाइस एंड डिस्कस अबाउट इट। तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है, जो कि लगभग 28 मिनट की वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट, डिफाइन नमपाई, हाउ टू क्रिएट नमपाई एरे। नमपाई एरे क्या है, नमपाई एरे कैसे क्रिएट करते हैं, इसको डिफाइन कीजिए। एक्सप्लेन फ्लो चार्ट एंड सिम्बॉल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट, राइट द एल्गोरिथम, स्यूडो कोड एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर टावर ऑफ हनोई। तो ये आपका था पार्ट 2, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने थे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर आप लोगों के पास पाइथन के कंप्लीट नोट नहीं हैं ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमसे ले सकते हैं। उसमें आपको हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे पाइथन की। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 7607418817 इस पे आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी M1 M2 M3 M4 के नोट्स और कंप्लीट क्लासेस के बारे में। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।